हेलो दोस्तों। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो अपन बात करने वाले थे राजस्थान जीके के बारे में, जिसमें अपना पहला जो टॉपिक रहा था वो था राजस्थान का परिचय, जिसके अंतर्गत अपन ने बहुत सारे सब टॉपिक देखे, जिसमें नामकरण, उसकी उत्पत्ति, विस्तार, उसका क्षेत्रफल, उसके पड़ोसी राज्य, उसके भौतिक प्रदेश, जो उनका प्राचीन क्या नाम था, उसके बारे में अपन ने पहले जितने भी वीडियो थे उसके बारे में अध्ययन किया। वो अपना पहला टॉपिक था जो कंप्लीट हो चुका है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, पुरानी वीडियो को भी। अब अपना जो सेकंड टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन बात करेंगे राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश है और उनको किस प्रकार से अपन को अध्ययन करना है। तो अपन बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत बांटा गया है। ऐसे इसको किस आधार पर बांटा गया है, तो एक तो है उसका उच्चावच और दूसरा है उसका जलवायु के आधार पर। यदि अपन बात करें कि उच्चावच के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। और जलवायु के आधार पर एक भाग है इसका। तो टोटल मिला के यदि आपको पूछे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं, तो आपको बताना है 4। उसका आंसर होगा 4। यदि वो पूछे कि यदि उच्चावच के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं, तो 3 है। और जलवायु के आधार पर तो है 1 है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। उच्चावच के आधार पर अपन यदि देखें तो सबसे ऊंचा जो अपना प्रदेश रहने वाला है वो कौन सा है, अपना अरावली। फिर उससे नीचे की तरफ हम थोड़ा सा आते हैं इस तरफ, तो अपन देखते हैं कि एक राजस्थान के अंदर पठारी प्रदेश है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार। और तीसरा जो आता है अपना मैदान वाला एरिया, जिसको अपन बोलते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये तो सब क्या है, उच्चावच के आधार पर यदि अपन इस प्रकार से देखें तो सबसे ऊंचा जो है अरावली, फिर हाड़ौती का पठार, और फिर अपना आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के समांतर ही एक दूसरा प्रदेश है जिसका नाम क्या है, मरुस्थल। मरुस्थल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जलवायु है वो कैसी है, एरिड है। मतलब यहाँ पर शुष्क जलवायु, या अपन बोल सकते हैं एरिड और सेमी एरिड वाला जो एरिया है, जहाँ पर रेनफॉल क्या है, बहुत कम है, उस वाले प्रदेश को अपन क्या बोलते हैं, मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पर यदि अपन देखें कि जो अरावली है अपना, यदि अपन राजस्थान का यदि मैप इस प्रकार से देखें, तो इसके जो अरावली के जो इस तरफ जो प्रदेश है वो कौन सा है, अपना मरुस्थल प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल भी क्या है, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा है। फिर अपन बात करते हैं आगे कि वो 4 कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं जिसके अंतर्गत राजस्थान को बांटा गया है। तो पहला अपना जो आता है वो है अपना मरुस्थल प्रदेश, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। फिर अपना दूसरा जो अपना आता है वो है अपना अरावली, सेकंड नंबर। तीसरा यदि अपन इस तरफ बढ़े तो आता है मैदानी प्रदेश, या अपना इसको बोल सकते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा अपना आता है हाड़ौती का पठार। इस प्रकार से इसको बांटा गया है। मैंने आपको डायग्राम से भी आपको बता दिया है। फर्स्ट अपना जो बड़ा वाला जो पार्ट है वो होगा अपना मरुस्थल, जिसको अपन थार का मरुस्थल भी कहते हैं। और सेकंड है अपना बीच में पर्वतीय मैदान, जिस पर्वत बोल सकते हैं इसको। सबसे पुराना यदि अपन देखें कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सबसे पुराना जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, अरावली। तो सेकंड नंबर अपन यहाँ इसको गिनते हैं। फिर थर्ड अपना आता है मैदानी प्रदेश, जिसको पूर्वी मैदानी प्रदेश भी बोल सकते हैं। और चौथा अपना है हाड़ौती का पठार। इस प्रकार से इसको 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। फिर बात करते हैं आगे भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी क्या क्या है। ये बातें आपको सामान्य तौर पर आपको याद रखनी है। ऐसे तो अपन सारे भौतिक प्रदेश को एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक साथ में कुछ चीज़ें होती है जो एक साथ में याद जल्दी से रह, तो वो किस प्रकार से याद करोगे। तो भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी आपको इस प्रकार से याद रखनी है कि जैसे कि अब मैंने फर्स्ट आपको बताया, यदि अपन उत्तर और पश्चिम की तरफ से बढ़े, मतलब ये उत्तर वाला पार्ट हो गया और ये हो गया पश्चिम, उससे अपन किस तरफ बढ़ेंगे, पूर्व और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। तो ये भौतिक प्रदेश अपन इस प्रकार से मैंने इसको लिखे है। तो फर्स्ट अपना आ जाता है मरुस्थल, सेकेंड अपना आ जाता है अरावली, थर्ड अपना आ जाता है मैदान, और चौथा मैदान मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेश, ऐसे इसको लिख सकते हैं। और फोर्थ नंबर आता है अपने हाड़ौती का पठार। फिर देखो इसमें अपन किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल यदि अपन देखें मरुस्थल के अंदर, तो मरुस्थल का जो टोटल क्षेत्रफल है वो
पूरे राजस्थान का कितना है 61.11%। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि मरुस्थल टोटल कितना है, पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल का 61.11% क्या है, मरुस्थल है। अब सेकंड, ये फर्स्ट हो गया अपना मरुस्थल। उससे अपन थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो दूसरा अपना प्रदेश कौन सा आता है, अरावली आता है, जिसको कैसे याद रखेंगे, तो 61 हो गया और 61 को अपन को आगे नंबर कौन सा आएगा जिसके अंदर जीरो आएगा पीछे, तो 70 आएगा, आपको पता है। तो इसके अंदर कितना जोड़ेंगे, इसका मतलब अपन इसके अंदर 9 जोड़ेंगे। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल के आधार पर ये 61% है, तो अरावली कितना है 9%। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर थर्ड नंबर अपना आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि 61 और फिर हो गया अपने 9। मैंने कैसे याद रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि 61, इसको अपन जीरो कैसे करेंगे, तो इसमें 9 जोड़ेंगे, मतलब 9% किसके लिए, अरावली के लिए। फिर नेक्स्ट बात आती है कि अपन ने पहले कितने 2 प्रदेश पढ़ चुके हैं, कौन से, मरुस्थल और दूसरा कौन सा हो गया, अरावली। अब अपन तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं 2-3% कितना है, मैदान, मैदान वाला भाग है। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं 2-3%। फिर अपन देखते हैं कि इन सबको जोड़ के और 100 में से अपन माइनस करते हैं तो कितना बचता है 6.89%, जो कि लास्ट में किसका भाग है, हाड़ौती का पठार। और इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं कि इनके क्षेत्रफल किस प्रकार से है। फिर बात करते हैं जनसंख्या की। तो फर्स्ट मैंने आपको क्षेत्रफल के बारे में बता दिया, जनसंख्या कैसे याद करोगे, तो इस प्रकार से याद करनी है कि इसके दो जो मुख्य प्रदेश है, एक तो मरुस्थल और अरावली, इस प्रकार से इसको बांटेंगे। मरुस्थल और अरावली, इसका इन दोनों का 50% है जनसंख्या के अंदर, और मैदान और हाड़ौती का पठार, इन दोनों का जो परसेंटेज है वो कितना है 50%। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल में तो क्या है, मरुस्थल ज़्यादा है, लेकिन यदि अपन जनसंख्या की बात करें तो मरुस्थल और अरावली दोनों मिला के 50% है, और मैदान और हाड़ौती का पठार दोनों मिला के 50% है। तो ये कैसे याद रखोगे कि मरुस्थल जो कि 61% इसका क्षेत्रफल है, अब इसके अंदर इसको अपन ऐसे देखें कि 60 माने, या अपन इसको 60 माने तो कितना जोड़े तो ये 100 हो जाएगा, तो 40 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो जनसंख्या यहाँ पर कितनी निवास करती है, तो 40% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। अब मैंने बताया कि आगे वाले जो 2 प्रदेश है वो टोटल मिला के 50% है, तो इसका मतलब 40 तो इधर आ गए, मतलब मरुस्थल के अंदर टोटल जनसंख्या, तो बचा कितना है 10%, तो 9 और फिर क्या हो जाएगा 10, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो अरावली में जो क्षेत्रफल है वो 9% है, और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो कितनी हो जाएगी 10%। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। फिर बात यहाँ पर आगे ध्यान रखना आपको, मैदान को ऐसे सीक्वेंस में इसको याद रखना है। फिर यहाँ से आपको क्या करना, एक कम करना, मतलब 40 में से एक कम करोगे तो कितने आ जाएंगे 39% आ जाएंगे, जो कि क्या है मैदानी वाला पार्ट है। मतलब जनसंख्या का 39% किस में निवास करता है, तो मैदान के अंदर। और 10 में आपको क्या करना है, मतलब 40 में से एक घटाना है, लेकिन 10 में आपको क्या करना है, एक जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगी 11, जो हाड़ौती के पठार का क्या है जनसंख्या क्षेत्रफल या परसेंटेज अपन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको याद रह जाएगा। फिर अपन बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की, कि आपको डिस्ट्रिक्ट किस प्रकार से याद रखने हैं। आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैप बना के भी बता देता हूँ। यदि अपन राजस्थान को इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से, ठीक है, तो ये बीच में क्या है अपना एक अरावली प्रदेश है, या अरावली का पर्वत बोल सकते हैं, अरावली पूरा। तो अरावली के जो अपन बोल सकते हैं पश्चिम की तरफ जो टोटल डिस्ट्रिक्ट रहने वाले वो कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना कितने 13 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। यदि अपन को ये पूछे कि यहाँ पर डेजर्ट वाले कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे, मतलब जिले होंगे, तो यदि अपन सिर्फ मरुस्थलीय जिलों के पूछे तब तो आपको आंसर होगा 12 जिले। और यदि ये पूछे कि अरावली के पश्चिम में कितने जिले, मतलब ये जो दिशा है वो कौन सी है, पश्चिम दिशा है, और ये कौन सी होगी, उसके लिए पूर्व दिशा होगी। तो पश्चिम दिशा के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपको याद रखना है 13 डिस्ट्रिक्ट है। और यदि ये पूछे कि डेजर्ट के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो कितने हो जाएंगे 12 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मरुस्थल के अंतर्गत नहीं आता है और अरावली के पश्चिम की तरफ आता है, तो वो अपना एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिरोही। सिरोही वाला जो जिला है वो अरावली के तो पश्चिम की तरफ आता है, लेकिन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं आता है। यह बात आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं
कि मरुस्थल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो अपन बोलेंगे 12 डिस्ट्रिक्ट है। यदि क्वेश्चन यदि ऐसा अप्लाई किया जाए कि अरावली के पश्चिम की तरफ कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो अब आपका आंसर क्या रह जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि अरावली के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो मेनली यदि देखा जाए तो इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट है। ये बात आपको याद रखनी है। और यदि क्वेश्चन के अंदर 13 और 7 दोनों दे रखा है, तो अब आपको आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों, जो हिंदी ग्रंथ एकात्मी की जो बुक है उसके अंदर इसको 7 ही बताएगी। जो मेनली जो डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है वो कितने, 7। और ऐसे इसका विस्तार देखा जाए अरावली का तो 13 डिस्ट्रिक्ट है। फिर आपको इस प्रकार से, और मैं आपको बता दूं कैसे याद रख सकते हो, तो हाड़ौती जो टोटल क्षेत्रफल का कितना है, 7%। मतलब अब यदि ओवरऑल अपन देखें तो 6.89%। यदि अपन इसको मान ले कि 7% है, तो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट भी कितने रहने वाले हैं, तो 7 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 7 के अंदर अपन कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। तो मैदान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या रहने वाली है वो कितनी है, 10 रहने वाली है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और 10 के अंदर आपको क्या करना है, 3 तो प्लस करने हैं और 3 ही क्या करने हैं, माइनस करना है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। यदि आप 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 13। तो अरावली के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे, 13। यदि इसको 3 माइनस करेंगे तो मेन अरावली के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, तो 7। इस प्रकार से आपको याद रह जाएगा। फिर बात करते हैं अपन सॉइल की, मतलब मृदा की। तो मरुस्थल है, मरुस्थल में क्या होगी, सबसे मोस्टली तो रेत ही होंगी। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएंगी वो रेतीली मिट्टी होंगी, या रेतीली मिट्टी को अपन क्या बोल सकते हैं, बलुई मिट्टी भी कहते हैं। फिर बात करते हैं अरावली के अंदर कैसी मृद या सॉइल होगी। तो अरावली एक पर्वतीय प्रदेश है, तो यहाँ पर जो मिट्टी रहने वाली है वो कौन सी है, पर्वतीय मिट्टी हो जाएगी। और आपको पता है कि पर्वत के ऊपर कोई घास नहीं होती, वहाँ पर क्या होती है, वनस्पति होती है, इसलिए इसको वन्य मिट्टी भी कहते हैं। दोनों ध्यान रखना है आपको। फिर बात करते हैं मैदान। मैदान में सबसे ज़्यादा क्या होती है, अपने जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके अंदर सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है, और नदियों के द्वारा जो मिट्टी डिपॉजिट की जाती है उसको अपन बोल सकते हैं जलोढ़ मिट्टी, या जल के द्वारा जो अवक्षेपित की गई मिट्टी है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी। और इसी का दूसरा नाम क्या है, दोमट मिट्टी। फिर बात आते हैं हाड़ौती के पठार। हाड़ौती का पठार जिसका निर्माण क्या हुआ है, लावा से, मतलब ज्वालामुखी जो लावा होता है उसके द्वारा इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। किसका, हाड़ौती के पठार का। और इसी लावे के अवक्षेपण या डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर क्या हुई, काली मिट्टी का क्या हुआ है, निर्माण। कहीं पे भी जब बेसाल्ट लावा निकलता है तो वहाँ पर हमेशा क्या बनती है, काली मिट्टी का ही निर्माण होता है। और इसी काली मिट्टी को अपन क्या बोलते हैं, रेगुन मिट्टी भी बोलते हैं। और इस काली मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, इसलिए इसको कपासीय मिट्टी भी बोलते हैं, या कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु की। तो अब जलवायु के आधार पर अपन यदि मरुस्थल को देखें तो अपन पहले जो वीडियो आया था उसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि एरिड और सेमी एरिड जोन जो मरुस्थल के अंदर आते हैं वो रेनफॉल के अनुसार इसको 2 भागों में बांटा गया। तो शुष्क व अर्ध शुष्क यहाँ की क्या है, जलवायु। मरुस्थल की जो जलवायु है वो कैसी है, शुष्क व अर्ध शुष्क। मैंने आपको ऊपर ये वाली चीज़ नहीं बताई कि उच्चावच के आधार पर तो 3 है, लेकिन जलवायु के आधार पर, मतलब जो जलवायु है वो शुष्क जो जलवायु है वो सिर्फ मरुस्थल के अंतर्गत आती है। उसके अनुसार एक जो प्रदेश है वो मरुस्थल, वो जलवायु के आधार पर उसको भौतिक प्रदेश में अलग किया गया है। फिर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो जलवायु जो रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है, शुष्क या अर्ध शुष्क, या अपन बोल सकते हैं एरिड या सेमी एरिड। फिर अपन आगे बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आ जाता है कि मैदान के अंदर जो जलवायु वो कैसी, आर्द्र। और मैदान से पहला जो प्रदेश आने वाला है वो है अपना अरावली, और अरावली के अंदर जो जलवायु रहने वाली है वो है उप आर्द्र, मतलब एवरेज से थोड़ी कम आर्द्र है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उप आर्द्र। और एवरेज से थोड़ी ज़्यादा है हाड़ौती के प्रदेश में, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, अति आर्द्र जलवायु कहते हैं। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसके अंदर 4 क्या हैं, भौतिक प्रदेश दे रखे हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन पहले भौतिक प्रदेश के बारे में बात करते हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, इसको अपन थार का मरुस्थल भी कह सकते हैं, जो राजस्थान के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर लिखा हो कि इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः टर्सरी व प्लेस्टोसिन काल में हुआ है। जो चतुर्थ युग है उसका जो प्लेस्टोसिन काल था उसके अंदर क्या हुआ, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का मैदान का निर्माण हुआ है।
यदि इसको अपन इस प्रकार से देखें तो पहले वीडियो में मैंने इसको बता दिया था कि इसका जो निर्माण होगा वो किससे होगा, 33 सागर से इसका निर्माण हुआ है। और कौन से युग में हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है टर्सरी युग में, प्लेस्टोसिन काल के अंदर इसका निर्माण हुआ है। इसका जो विस्तार है वो करीबन एवरेज अभी इसको देखें अपन तो 640 किलोमीटर है, और लंबाई के अंदर उसकी चौड़ाई के अंदर इसको देखें तो 300 किलोमीटर है, और ऊंचाई इसकी देखें तो 200 से 300 मीटर एवरेज इसकी क्या है, ऊंचाई है। अब अपन बात करते हैं इसके डाल की, कि इसका डाल किस प्रकार से है। तो अपन इस प्रकार से यदि राजस्थान के मैप को इस प्रकार से देखें तो आपको पता है कि यहाँ पर जो अरावली से निकलने वाली जो मुख्य नदी है, जिसमें सबसे प्रमुख जो नदी है अपने, वो कौन सी है, आपको भी पता है, लूनी नदी, जो कोई इस प्रकार से बहती है कि वो नाग पहाड़ी से निकल के और जोधपुर, पाली और जालोर, सिरोही होते हुए इस प्रकार से गुजरात के अंदर चली जाती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मरुस्थल का जो ढाल रहने वाला वो किस प्रकार से रहने वाला। यदि मैं इसको इस प्रकार से यदि बनाऊँ इस प्रकार से, तो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो दिशा होगी वो उत्तर, और ये वाली जो दिशा होगी वो कौन सी हो जाएगी, पूर्व, और ये पश्चिम, और ये पश्चिम हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, दक्षिण। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ढाल होगा उसी प्रकार से पानी बहेगा। तो पानी किस तरफ बह रहा है, मतलब ऐसा अपन इस नदी को देखें, लूनी नदी को, वो किस तरफ बह रही है, तो वो देख रहे हैं अपन कि उत्तर और पूर्व से किस तरफ बह रही है, तो पश्चिम से दक्षिण की तरफ बह रही। तो जो मरुस्थल का जो ढाल रहने वाला वो भी इस प्रकार से ही रहने वाला कि इसका उत्तर पूर्व से ढाल क्या है, दक्षिण पश्चिम की तरफ इस मरुस्थल का ढाल है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं मरुस्थल का अध्ययन। तो अध्ययन की दृष्टि से यदि मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, यदि इसकी अपन स्टडी करते हैं तो मुख्यतः इसको दो भागों में बांटा गया है। एक इसको जो बांटा गया है उसका मेन जो आधार है वो है रेनफॉल। मैंने पहले जो अपने जो प्राचीन भौतिक प्रदेश बताया था उसके अंदर भी मैंने इस बात की थी आपको कि यहाँ पर राठी प्रदेश किसको बोलेंगे, बांगड़ प्रदेश किसको बोलेंगे। उसके लिए आप उसको पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने इसको डिटेल से बताया गया। तो शुष्क इसको बांटा गया है, एक तो अपने शुष्क मरुस्थल के अंदर, और दूसरा अपना बांटा गया है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर, मतलब एरिड जोन, और दूसरा है सेमी एरिड जोन। या दूसरा यदि शुष्क मरुस्थल किसको बोलेंगे, तो मैंने आपको डायग्राम इस थोड़ा सा मैं बना के बता देता हूँ यहाँ पर भी। वैसे मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बता दिया पूरा। इस प्रकार से यदि आप देखें तो ये है अपने अरावली प्रदेश, और इसके इधर इधर जो समवर्षा रेखा है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। यदि अरावली की तरफ, अरावली के इस तरह अपन जाएंगे तो 50 सेंटीमीटर से कम रहने वाली है क्या वर्षा, और 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा इस तरफ रहने वाली है। मतलब अरावली के पूर्व दिशा के अंदर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा रहेंगी, और इसके पश्चिम दिशा के अंदर 50 सेंटीमीटर से कम क्या रहने वाला, रेनफॉल रहने वाला। यदि अपन इसको भी वापस, यदि मरुस्थल को भी वापस, या मतलब अरावली के जो पश्चिम वाला पार्ट है इसको भी यदि दो भागों में बांटा जाए तो एक तो अपना आता है शुष्क प्रदेश जो कि ये वाला है, और एक अपना आता है अर्ध शुष्क प्रदेश जो ये वाला प्रदेश है। इसको भी वापस कैसे बांटा गया है, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है इसके आधार पर बांटा गया है। मतलब कि यहाँ पर अपने जो डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं वो जैसे बीकानेर आ गया, थोड़ा सा जैसलमेर, और यहाँ पर थोड़ा सा जो पार्ट आता है मुख्यतः जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर वाला पार्ट आता है, और इसके अंदर थोड़ा सा अपने जोधपुर वाला पार्ट आता है। तो ये वाला जो डेजर्ट एरिया है इसको अपन बोलते हैं शुष्क प्रदेश, और ये वाला जो प्रदेश है जिसको अपन बांगड़ प्रदेश भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अरावली के जस्ट जो पश्चिम की तरफ जो प्रदेश हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, बांगड़ प्रदेश बोलते हैं, जिसके अंदर पाली आता है, अपने झुंझुनू, सीकर, ये वाले डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसको हम बांगड़ प्रदेश बोलते हैं। तो ये वाला जो शुष्क प्रदेश है इसका दूसरा नाम क्या है, राठी प्रदेश भी बोलते हैं। एक होता है राठ और एक दूसरा होता है राठी। राठ तो अपने अहिरवाटी होता है, वहाँ पर इसको बोला जाता है, जो कि अलवर और भरतपुर वाले प्रदेश को बोला जाता है। यहाँ पर है अपने राठी प्रदेश। ये इसके अंदर एक गाय की नस्ल भी पाई जाती है राठी, उसके आधार पर भी इसको बोला जाता है। तो 25 सेंटीमीटर से जो कम रेनफॉल वाला जो एरिया है इसको अपन शुष्क प्रदेश, और उससे जो ज़्यादा और 50 सेंटीमीटर से कम, मतलब 25 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा और 50 सेंटीमीटर से कम जो रेनफॉल है इसको अपन बोलते हैं सेमी एरिड या अर्ध शुष्क प्रदेश बोलते हैं। और उसका जो नाम है वो बांगड़ प्रदेश। एक वागड़ प्रदेश है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ बांगड़ प्रदेश की, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं
कि शुष्क मरुस्थल जो राठी प्रदेश बोला जाता है, जहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर क्या है, रेनफॉल है। फिर दूसरा अपना आता है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसको अपन मरुस्थल कहते हैं, और उसका नाम है बांगड़ प्रदेश भी बोल सकते हैं, जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर क्या है, रेनफॉल है। और 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो इसको दो भागों में बांटती है, यहाँ पर लिखा हुआ, जिसमें शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसको भी वापस दो भागों में बांटा गया है, तो इसको भी अपन को अलग अलग पढ़ना जरूरी है। तो शुष्क मरुस्थल, या अपन इसको बोल सकते हैं राठी प्रदेश भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक गाय की नस्ल पाई जाती है जिसको अपन राठी कहते हैं, उसके आधार पर भी इसको बोला जाता है। तो वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, फिर इधर अपन थ्योरी में पढ़ लेते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा भौतिक प्रदेश शुष्क मरुस्थल कहलाता है। इसके अध्ययन की दृष्टि से इसको वापस पुनः कितने दो भागों में बांटा गया, मतलब शुष्क मरुस्थल है उसको भी वापस दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। वो किस प्रकार से किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से कि एक तो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। मतलब जो इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पर बालू का स्तूप है वहाँ तो अपन इसको क्या बोल देंगे, युक्त बोलेंगे, और जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, मतलब पथरीला जहाँ पर क्या है, मरुस्थल है, उसको अपन क्या बोलेंगे, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश बोलेंगे। इसका भी परसेंटेज अलग अलग है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो आपको याद रखना है कि यदि बालू का स्तूप युक्त यदि पूछे, जहाँ पर सैंड ड्यूज पाए जाएंगे, वहाँ का जो परसेंटेज है वो कितना है, 58.5% है। और जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाएंगे वहाँ का जो परसेंटेज है 41.5% इसका दे रखा है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक एक अलग अलग तरीके से कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश किसको कहेंगे। तो शुष्क मरुस्थल में अपन किसकी बात करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अपन अभी तक शुष्क प्रदेश की बात करते हैं और उसके अंदर भी शुष्क मरुस्थल की बात कर रहे हैं। अभी अर्ध शुष्क वाला अपने बाकी रहने वाला है। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर अपन क्या बोल सकते हैं कि शुष्क मरुस्थल में जहाँ पथरीला मरुस्थल पाए जाते हैं उस क्षेत्र को बालू का स्तूप का निर्माण नहीं होता है, मतलब यहाँ पर बालू का स्तूप का निर्माण नहीं होगा। इस पथरीले मरुस्थल को हमादा कहा जाता है और इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, जैसलमेर। जैसलमेर में कौन कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा है, तो रामगढ़, लोद्रवा और पोखरण, बाड़मेर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका विस्तार है। तो ये आपको ध्यान रखना, और इसको हमादा भी कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमादा किसको बोल जाते हैं। तो ध्यान रखना कि जो पथरीला मरुस्थल है उसको अपन क्या बोलते हैं, हमादा कहते हैं। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जिसके अंदर बात करते हैं कि शुष्क मरुस्थल में जहाँ पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या डिपोजिशन होता है या जमाव किया जाता है, तो उससे निर्मित जो संरचना होती है उसको बालू का स्तूप युक्त कहा जाता है। जहाँ पर रेत के ऐसे दोहरे बन जाते हैं उसको अपन क्या बोल देंगे, बालू का स्तूप युक्त कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर एवं सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बालू का स्तूप कौन कौन से होते हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाएंगे, तो जैसलमेर में, और सभी प्रकार के कहाँ पाए जाएंगे, तो वो कहाँ पाए जाएंगे, जोधपुर के अंदर पाए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं बालू का स्तूप के प्रकार, मतलब जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनके जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं बरखान, ऐसा नाम इसका है बरखान। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार के रूप में किया जाता है तो इसको बरखान कहा जाता है। अर्धचंद्राकार, जैसे कि अपन डायग्राम के अंदर भी इसको देख सकते हैं कि इस प्रकार का यदि क्या बनता है, बालू का स्तूप बनता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बरखान कहेंगे, जो ऐसे सी के शेप में बनता है इस प्रकार से। ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से ये बनता है। फिर बरखान में जिस ओर से पवन आती है उस दिशा को उत्तल ढाल कहते हैं, जबकि आगे की जो दिशा होती है उसको अवतल ढाल कहा जाता है। या इस प्रकार से जैसे ये अपन देखते हैं कि जो विंड का जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से, इसमें डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो विंड का जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से दे रखा है, और जिस तरफ से विंड आ रही है, मतलब जो वायु आ रही है, ये वाला जो ढाल है वो उसका ढाल जो कहलाएगा वो उत्तल ढाल कहलाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और इसके जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो बनने वाला जो ढाल है इसको अपन क्या बोलते हैं, अवतल ढाल कह लेते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो विंड का जो डायरेक्शन जो सामने जो बनने वाला है वो उत्तल ढाल है, और उसके पीछे जो जस्ट बनने वाला है वो अवतल ढाल कहलाएगा।
फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि बरखान की जो चौड़ाई होती है वो 100 से 200 मीटर तक होती है। मतलब ये जो इसकी जो चौड़ाई होती है वो करीबन कितनी होती है, 100 से 200 मीटर तक क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। और यदि इसकी ऊंचाई देखिए तो 10 से 20 मीटर होती है। ऐसे याद रख सकते हैं कि 100 से 200 मीटर तो क्या होगी, उसकी हाइट होगी, और इसकी यदि चौड़ाई पूछे तो अपन को यहाँ से एक एक जीरो कम कर देना है, तो 10 से 20 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई होती है। बरखान जो है ये बालू का स्तूप सर्वाधिक शेखावटी, मतलब सर्वाधिक शेखावटी जो प्रदेश है जिसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि चूरू, झुंझुनू और सीकर इसके अंतर्गत आने वाले जिले। लेकिन शेखावटी में भी सर्वाधिक कहाँ, चूरू के अंदर ये पाए जाते हैं। बरखान वाले जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा चूरू के अंदर पाए जाते हैं। और ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं, जिनके द्वारा मरुस्थलीकरण सर्वाधिक होता है। अब आपको पता है कि सर्वाधिक बालू का स्तूप ऐसे अपन देख रहे हैं शेखावटी में पाया जाता है, चूरू के अंदर पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती। एक तो अपना आ जाता है बीकानेर और दूसरा अपना कौन सा आ जाता है, चूरू आ जाता है, जिसके अंदर कोई भी नदी नहीं है। क्योंकि ये जो प्रदेश है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। वो भी कौन से प्रकार के, बालू का, ये जो बरखान वाले जो बालू का स्तूप होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, गतिशील होता है। और ज़्यादा गतिशील होंगे तो मरुस्थलीकरण की जो क्रिया होगी वो भी क्या होगी, सर्वाधिक होगी। तो अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो बरखान वाले जो बालू का स्तूप होते हैं वो सबसे हानिकारक होते हैं मरुस्थलीकरण के लिए। आप नोट करके भी लिख सकते हैं कि जो सबसे हानिकारक या खतरनाक जो बालू का स्तूप रहने वाला है वो कौन सा होगी, बरखान जिसका नाम रहेगा। और इनका जो आकार जो रहने वाला है वो कैसा है, अर्धचंद्राकार। ये बात भी आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं कि अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, तो बरखान कहते हैं। ये भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या अनुप्रस्थ। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समकोण पर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर ऐसी लैंग्वेज लिखी आती है, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समकोण पर होता है तो निर्मित बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। और ये बालू का स्तूप सर्वाधिक बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना। जैसे कि कोई विंड ऐसे इस प्रकार से चल रही है और इसके बीच में कोई भी ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी पथरीला भाग आ गया है या कोई भी ऐसी जगह आ गई, उसके जो सारे जो बनने वाला जो सैंड ड्यून्स है, मतलब बालू का स्तूप है, जो कि ट्रांसफ़र होगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप बनेगा वो क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ कहलाएगा। क्योंकि यहाँ बीच में कोई क्या आ जाता है, अवरोध आ जाता है, मतलब 90 डिग्री पे, ऐसे इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सैंड ड्यून्स हो गए या बालू का स्तूप हो गए वो अनुप्रस्थ कहलाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो कीवर्ड याद रखना है वो कौन सा याद रखना है, समकोण वाला कीवर्ड आपको याद रखना है कि बालू का स्तूप जो मिट्टी जो निक्षेपण होगा पवन के द्वारा वो कैसा होगा, समकोण के ऊपर होगा। और इस प्रकार से जो बनने वाले जो बालू का स्तूप हो गए उसको अपन क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहने वाला है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये भी ध्यान रखना है कहाँ पर पाया जाता है सर्वाधिक, तो बाड़मेर और जोधपुर। जोधपुर में तो वैसे सारे प्रकार के जितने भी बालू का स्तूप हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि अपन आगे भी पढ़ चुके हैं। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समांतर होता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि पवन के द्वारा जो निक्षेपण होता है किसका, मिट्टी का, वो भी क्या होता है, पवन की दिशा के समांतर होता है। वहाँ पर तो क्या हो रहा था, समकोण पे हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, समांतर हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी कि अनुप्रस्थ के अंदर तो आपको समकोण वाला शब्द याद रखना है, कीवर्ड, जिसके अंदर समकोण पे क्या होगा, मिट्टी का निक्षेपण होगा। लेकिन अनुदैर्ध्य के अंदर क्या होगा, समांतर होगा, पैरेलल होगा। तो निर्मित बालू का स्तूप को अपन क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। और ये बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। वो इस प्रकार से डायग्राम में भी आप बताया गया मैंने कि इस प्रकार से ये क्या विंड चलती है उसके समांतर ही क्या बन जाते हैं, बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार के बालू का स्तूप को अपन क्या बोल सकते हैं, अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप कह सकते हैं। या यहाँ पर आपको कीवर्ड याद रखना है वो समांतर। 4th नंबर अपन बात करते हैं तारानुमा बालू का स्तूप या
ऐसे भी अपन इसको बोल सकते हैं, जो स्टार शेप जो बालू का स्तूप होते हैं उनको अपन बोलते हैं तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। ये रेतीले मरुस्थल में पाए जाते हैं जिनका निर्माण अनियमित हवाओं से, ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो कीवर्ड आपको याद रखना है वो है अनियमित हवाओं के द्वारा होता है। और इन बालू का स्तूप में न्यूनतम 3 या उससे अधिक भुजाएं होती है। और ये बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर और नेक्स्ट अपने पाए जाते हैं सूरतगढ़, और सूरतगढ़ कहाँ है अपने श्रीगंगानगर में पाए जाते हैं। मोस्टली जो सवाल आता है वो इसी का आता है कि तारानुमा बालू का स्तूप मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको यदि क्वेश्चन के अंदर सूरतगढ़ आपको दिखाई दे तो ये आंसर आपको सही रहेगा कि जैसलमेर तो वैसे पाए ही जाते हैं और सूरतगढ़ के अंदर भी ये पाए जाते हैं। और स्पेशली सूरतगढ़ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये सूरतगढ़ में भी कौन से वाले बालू का स्तूप पाया जाता है, तो वो तारानुमा। और सूरतगढ़ कहाँ है आपको श्रीगंगानगर में। और ये मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी बताया इस प्रकार से कि ये जो मैंने बताया कि यहाँ पर जो इसकी ब्रांच होती है वो करीबन 2 या 3 क्या होती है, इस प्रकार से ब्रांच निकली हुई रहती है। और इसका जो शेप होता है वो एक स्टार लाइक शेप होता है। इस प्रकार से स्टार कैसे होता है, तारा कैसे होता है, उसके अनुसार इसका क्या होता है, शेप होता है। और यहाँ पर इसकी क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेज ऐसे निकली होती है। मतलब मिनिमम जो ब्रांच रहेगी वो कितनी, 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसको अपन बोलते हैं स्टार शेप सैंड ड्यून्स बोलते हैं। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट पैराबोलिक बालू का स्तूप। बरखान के विपरीत या महिलाओं के बालों की क्लिप के जैसे बालू का स्तूप को पैराबोलिक कहलाते हैं। और ये बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाता है और इस कारण यह राजस्थान में सर्वाधिक हैं। यहाँ पर 2 मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पैराबोलिक होते हैं वो बरखान के विपरीत होते हैं। जैसे कि अपन पहले जो पढ़े थे वो कैसे थे कि बरखान का जो शेप रहने वाला है वो इस प्रकार से रहने वाला है, मतलब कुछ सी शेप में रहता है। और इसमें इसका जो शेप रहने वाला है वो इसका जस्ट इसका ऑपोजिट रहने वाला है, मतलब इस प्रकार से इसका शेप रहने वाला है। और जो फीमेल होती है उनके जो हेयर पिन्स होती है उसके लाइक इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है कुछ। और यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो बालू का स्तूप हैं वो राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पैराबोलिक जो बालू के स्तूप हैं वो राजस्थान में क्या हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। आपको 2 मुख्य बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सबसे जो हानिकारक जो बालू का स्तूप रहने वाला उसका तो नाम क्या है, बरखान। और सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला जो बालू का स्तूप है वो कौन सा है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, जो सर्वाधिक राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण कौन से जो बालू का स्तूप करने वाला है तो उसका नाम रहने वाला है यहाँ पर बरखान रहने वाला। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने और भी आपको डायग्राम बताया गया कि जो ट्रांसफ़र होते हैं जिसको अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अनुप्रस्थ वाले, वो इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर डायग्राम फिर यहाँ पर दे रखा है। अनुदैर्ध्य वाले होते हैं वो इस प्रकार से जो समांतर होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बरखान, वो इस प्रकार से अर्धचंद्राकार आकार में होते हैं। फिर आता है अपने स्टार ड्यून्स अपन या स्टार जो शेप में होते हैं उनको अपन बोल सकते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। और फिर नेक्स्ट अपन अभी बात जो अपन ने की वो पैराबोलिक बालू का स्तूप के बारे में अपन ने बात की है, तो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बरखान होते हैं उसका जो शेप होता है उससे क्या होता है, थोड़े ये ऑपोजिट होते हैं। यहाँ पर जो शेप दे रखा है वो इस प्रकार से दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, डायग्राम थोड़ा उल्टा है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि सीप। नेक्स्ट अपन तो बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है और इस संरचना को सीप कहते हैं, मतलब सीप बालू का स्तूप कहते हैं। कैसे, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बरखान किस प्रकार से था, इस प्रकार से अपना बालू का स्तूप था, जिसमें ये जहाँ से विंड आ रही थी वो वाला जो जगह थी उसको अपन उत्तल ढाल बोल रहे थे और जो उसके पीछे जो बन रही थी वो अवतल ढाल बोली जा रही थी। और जब इसकी जो अनियमित जो पवन की जो दिशा होती है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जो ब्रांच होती है वो क्या हो जाती है, कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सीप बालू का स्तूप कहते हैं। ये बात भी आपको यहाँ पर भी एक और बात ध्यान रखनी है कि
जो तारानुमा होता है उसके अंदर कैसी हवाएं होती है, अनियमित हवा होती है। और यहाँ पर क्या होती है, पवन की जो दिशा होती है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। किसके अंदर, बरखार के अंदर। और इसकी जो एक जो ब्रांच होती है वो क्या हो जाती है, आगे की ओर बढ़ जाती है। इस कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, सीप बालू का स्तूप कहते हैं। यहाँ पर कुछ बिंदु है वो आपको याद रखना है। जो बरखान जो होते हैं वो जो उनका जो टाइप होता है वो अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप होता है उस प्रकार का इनका टाइप होता है। और अनुप्रस्थ में अपन को पता ही है कि 90 डिग्री के ऊपर, या अपन बोल सकते हैं समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है। फिर अपन बात करते हैं जो पवन के समांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप थे उनको अपन अनुदैर्ध्य कह रहे थे। और सीप जो आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, अनुदैर्ध्य के अंदर आने वाला। ये बात आपको नोट करनी है। फिर बात करते हैं सब्र काफिस बालू का स्तूप। तो सब्र काफिस बालू का स्तूप किस प्रकार से, तो आपने यदि साइंस के अंदर पढ़ा हो तो जो प्लांट्स होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हर्ब होता है, और एक होते हैं सर्ब होते हैं, और तीसरा अपने होते हैं ट्री। तो इनका जो साइज होता है उसके अनुसार सब छोटे जो होते हैं उनको हर्ब कहते हैं, उससे जो झाड़ियाँ होती है उनको अपन सर्ब बोलते हैं, और जो बड़े होते हैं उसको अपन ट्री बोलते हैं। इस प्रकार से इसको डिवाइडेड किया गया। तो इसी के नाम पर इसका जो बालू का स्तूप का नाम रखा गया है सब्र कापिज। मतलब झाड़ियाँ व छोटी वनस्पति के पास बनने वाले जो बालू का स्तूप होंगे उसको सब्र कापिज कहलाते हैं। और इस प्रकार से ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं और इसके जो पास में जो बनने वाले जो बालू के स्तूप होते हैं इनको सब्र कापिज बालू का स्तूप कहते हैं। और झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप या झाड़ियों के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप को नेव का कहलाते हैं। इस जो पास में जो होते हैं एकदम, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, सब्र कापिज। और इसके जो पीछे की तरफ या इसके चारों ओर जो बनने वाले जो बालू के स्तूप होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, नेव का कहते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अपन नेक्स्ट अपन जो बात करने वाला है उसके अंदर अपन जो दूसरा जो अपना पार्ट है जो बालू का स्तूप युक्त था वो तो अपन अभी पढ़ चुके हैं, और इससे मुक्त वाला जो पार्ट है वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।